दिल्ली के बीचों बीच एक इलाका है, उसे कहते हैं लुटियंस दिल्ली। अंग्रेज आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने इस इलाके की प्रमुख बिल्डिंग्स का प्लान और डिजाइन बनाया था, इसलिए उनके नाम पर ही इलाके को लुटियंस दिल्ली कहा जाता है। यानी वो इलाका जहां देश की सबसे ताकतवर कुर्सियों तक जाने वाले रास्ते निकलते हैं, जहां पेड़ों से ढकी चौड़ी सड़कें सिर्फ राजधानी की खूबसूरती नहीं बल्कि सत्ता, रसूख और पुराने एलीट नेटवर्क की पहचान भी मानी जाती है। और इसी इलाके के बीचों बीच फैली है करीब 27 एकड़ जमीन। अंदर ब्रिटिश दौर की इमारतें, हरी घास वाले टेनिस कोर्ट, लाउंज बार, पुराने जमाने की शाही महफिलों जैसा माहौल और ऐसे मेंबर्स जिनके नाम ही दिल्ली की पावर सर्किट का परिचय माने जाते हैं। जगह का नाम है दिल्ली जिमखाना क्लब। एक ऐसा क्लब जहां लोग अपने बच्चों के लिए दशकों पहले आवेदन कर देते थे, जहां वेटिंग लिस्ट 40-40 साल तक चलती है, जहां सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आपका सरनेम, नेटवर्क और सोशल सर्कल भी मायने रखता है। लेकिन अब यही क्लब देश के सबसे बड़े विवादों में घिर गया है। प्रधानमंत्री आवास के बेहद करीब मौजूद 113 साल पुराने दिल्ली जिमखाना क्लब को केंद्र सरकार ने जमीन खाली करने का आदेश दिया है। सरकार सुरक्षा और पब्लिक सेफ्टी की बात कर रही है, दूसरी तरफ क्लब से जुड़े हाई प्रोफाइल लोग इसे दिल्ली की संस्थागत और खेल विरासत पर हमला बता रहे हैं। मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन सवाल सिर्फ 27 एकड़ जमीन का नहीं है। सवाल उस दुनिया का भी है जो एक सदी से दिल्ली की सत्ता के बेहद करीब रही है। एक ऐसी दुनिया जहां क्लब सिर्फ क्लब नहीं होते, वो नेटवर्क होते हैं, पहचान होते हैं और कई बार सत्ता के अनौपचारिक गलियारे भी होते हैं। तो आखिर दिल्ली जिमखाना इतना खास क्यों है? सरकार इसे खाली क्यों कराना चाहती है? और क्यों इस क्लब को लेकर दिल्ली का एलीट वर्ग इतने आक्रामक तरीके से विरोध में उतर आया है? एक एक करके आपको पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले बात मौजूदा विवाद की, जिसकी शुरुआत होती है एक नोटिस से। केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को एक नोटिस दिया और कहा कि 5 जून तक परिसर खाली कर दीजिए। ये क्लब दिल्ली के 2 सफदरजंग रोड पर स्थित है, यानी लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास के बेहद करीब। सरकार के मुताबिक ये करीब 27.3 एकड़ जमीन है। क्लब ने अपने मेंबर्स को भेजे आधिकारिक संदेश में ये कहा कि केंद्र सरकार ने डिफेंस स्ट्रक्चर को मजबूत और सुरक्षित करने, साथ ही पब्लिक सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए परिसर को खाली करने को कहा है। क्लब के मुताबिक उसे 22 मई को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत आने वाले लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस यानी LNDO से नोटिस मिला है। विभाग का कहना है कि यह जमीन मूल रूप से तत्कालीन इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड को एक सोशल और स्पोर्ट्स क्लब चलाने के लिए लीज पर दी गई थी। अब राष्ट्रपति ने लीज डीड के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस लीज को समाप्त करने और परिसर को वापस लेने का आदेश दिया है। क्लब ने सरकार को लिखे अपने जवाब में कहा है कि इतनी अचानक कार्रवाई से हजारों मेंबर्स, कर्मचारी और दूसरे स्टेक होल्डर्स प्रभावित होंगे। क्लब ने यह भी पूछा है कि अगर उसे यहां से हटाया जाता है तो क्या उसे कहीं और शिफ्ट किया जाएगा? क्या कोई वैकल्पिक जमीन दी जाएगी? क्लब का तर्क है कि इस फैसले से कई लोगों की नौकरियां भी प्रभावित हो सकती हैं। मामला यही नहीं रुका। दिल्ली जिमखाना क्लब ने इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में जल्द सुनवाई की मांग की है, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख तय की है। लेकिन एक क्लब को खाली कराने का मामला इतना बड़ा आखिर बन कैसे गया? इसका जवाब दिल्ली जिमखाना के इतिहास, उसकी मेंबरशिप और उसकी उस एलीट दुनिया में छुपा है जहां पहुंचना हमेशा आसान नहीं रहा। दिल्ली के पुराने पत्रकार मजाक में कहा करते थे, IAS बनना आसान है लेकिन जिमखाना क्लब की मेंबरशिप पाना मुश्किल। ये मजाक यूं ही नहीं बना था। असल में दिल्ली जिमखाना क्लब की मेंबरशिप हमेशा से बेहद सीमित रही है, यानी लिमिटेड रही है। क्लब में परमानेंट मेंबर्स की संख्या करीब 5600 तय है। हर साल मेंबरशिप छोड़ने या पुराने मेंबर्स के निधन के बाद करीब 100 नए लोगों को जगह मिलती है। लेकिन वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी रही है कि कुछ लोगों को 40-40 साल तक इंतजार करना पड़ा। कहा जाता है कि 1970 के दशक में आवेदन करने वाले कुछ लोग आज भी वेटिंग लिस्ट में हैं।
आम नागरिकों की कैटेगरी में आवेदन करने वालों को सिर्फ वेटिंग लिस्ट में जगह पाने के लिए 7 लाख रुपए से ज्यादा फीस जमा करानी पड़ती है। क्लब में लंबे समय तक 40-40-20 वाला नियम लागू रहा है, यानी 40% मेंबरशिप सिविल सर्वेंट के लिए है, 40% डिफेंस अधिकारियों के लिए है और बाकी की जो 20% मेंबरशिप है वो है आम नागरिकों के लिए। इसी वजह से क्लब हमेशा ब्यूरोक्रेसी, सेना, राजनीति और कारोबारी दुनिया के प्रभावशाली लोगों का मिलन स्थल माना जाता है। इंडिया टुडे में छपी आनंद सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुलत, स्मृति ईरानी और सुरेश प्रभु जैसे कई चर्चित नाम इसकी मेंबरशिप वाली लिस्ट में शामिल रहे हैं, यानी वो इसके मेंबर हैं। कहा जाता है कि लोग अपने बच्चों के लिए 18 साल की उम्र से ही आवेदन कर देते थे ताकि जब वो 40-42 साल के हों तब तक उन्हें मेंबरशिप मिल जाए। लेकिन यहाँ सिर्फ पैसे या आवेदन से काम नहीं चलता था। क्लब में एक पुरानी परंपरा थी, एट होम। एनडीटीवी में छपी मोहम्मद आसिम की रिपोर्ट के मुताबिक नई मेंबरशिप पाने वाले लोगों को पुराने मेंबर्स देखते और परखते थे, जैसे ये तय किया जा रहा हो कि सामने वाला सो कॉल्ड हमारी दुनिया का हिस्सा है या नहीं। यानी दिल्ली जिमखाना सिर्फ एक क्लब नहीं, ये एक सोशल फिल्टर भी था, जहां नेटवर्क, खान पान, व्यवहार, पहनावा और सामाजिक दायरा भी मायने रखता था। इसी वजह से क्लब पर कई बार वंशवादी एलीट नेटवर्क होने के आरोप भी लगे। एक समय ग्रीन कार्ड सिस्टम काफी चर्चा में रहा। आरोप था कि पुराने मेंबर्स के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है, जिसके चलते बाहरी लोगों के लिए एंट्री लगभग बंद जैसी हो जाती है। क्लब का ड्रेस कोड भी लंबे समय तक बेहद सख्त रहा। कुछ हिस्सों में फॉर्मल कपड़े पहनना अनिवार्य है। पुराने मेंबर इसे क्लब की संस्कृति बनाए रखने के लिए जरूरी बताते हैं। यानी दिल्ली जिमखाना सिर्फ खेल या मनोरंजन की जगह नहीं था, ये उस खास दिल्ली का हिस्सा था जहां सत्ता और समाज एक दूसरे से मिलते हैं। अब जरा इसके इतिहास की तरफ चलते हैं। दिल्ली जिमखाना क्लब की शुरुआत हुई 3 जुलाई 1913 को इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के रूप में। उस दौर में ये क्लब मुख्य रूप से ब्रिटिश अफसरों और एलीट क्लास अंग्रेजों के लिए बनाया गया था। तब यहाँ भारतीयों की पहुंच बेहद सीमित थी। बीबीसी हिंदी से बातचीत में दिल्ली का पहला प्यार कनॉट प्लेस किताब के लेखक विवेक शुक्ला बताते हैं, शुरुआती दौर में क्लब उत्तरी दिल्ली में उस जगह था जहां आज कोरोनेशन पार्क मौजूद है। बाद में 1928 में इसे मौजूदा सफदरजंग रोड वाले परिसर में शिफ्ट किया गया। विवेक शुक्ला आगे बताते हैं कि उस समय भारत के वायसरॉय लॉर्ड वेलिंगटन की पत्नी लेडी वेलिंगटन ने यहाँ 21,000 रुपए देकर स्विमिंग पूल बनवाया था। आज भी यहाँ उनके नाम की पट्टी लगी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि आज जिस लोधी गार्डन को लोग जानते हैं उसका नाम कभी लेडी वेलिंगटन पार्क हुआ करता था। दिल्ली जिमखाना का डिजाइन मशहूर आर्किटेक्ट रॉबर्ट टॉर रसेल ने तैयार किया था। वही आर्किटेक्ट जिन्होंने नई दिल्ली की कई प्रसिद्ध इमारतों का डिजाइन बनाया। उन्होंने ईस्टर्न कोर्ट, वेस्टर्न कोर्ट, तीन मूर्ति भवन और सफदरजंग एयरपोर्ट जैसी इमारतों पर भी काम किया था। आजादी के बाद क्लब के नाम से इंपीरियल शब्द हटा दिया गया और इसका नाम रह गया दिल्ली जिमखाना क्लब। धीरे धीरे भारतीय अफसर, सैन्य अधिकारी, नेता और कारोबारी इसमें शामिल होने लगे और देखते ही देखते ये दिल्ली की पावर सर्किट का हिस्सा बन गया। क्लब की वेबसाइट के मुताबिक यहाँ 26 ग्रास टेनिस कोर्ट हैं। इसके अलावा स्क्वैश कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, बिलियर्ड्स रूम, स्विमिंग पूल, 3 लाउंज बार और 43 कॉटेज मौजूद हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत बीजेपी नेता अरुण जेटली ने अपने जीवन काल में दिल्ली जिमखाना क्लब में एक नया स्विमिंग पूल भी बनवाया था। वो उस वक्त क्लब के बहुत सक्रिय सदस्य और पदाधिकारी भी थे। लेकिन दिल्ली जिमखाना सिर्फ अपनी इमारतों या मेंबरशिप के लिए मशहूर नहीं रहा। इससे जुड़े कई दिलचस्प किस्से भी हैं। विवेक शुक्ला बताते हैं कि यहाँ डेविस कप के बड़े मुकाबले खेले गए। 1966 में भारत और जर्मनी के बीच मुकाबला हुआ था। भारत की ओर से रामनाथन कृष्णन, प्रेमजीत लाल और जयदीप मुखर्जी खेल रहे थे। उसी दौरान एक्टर दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी हुई थी और बताया जाता है कि दोनों मैच देखने भी पहुंचे थे। क्लब लंबे समय से अपने खान पान और सामाजिक संस्कृति के लिए भी मशहूर रहा है। पुराने सदस्य इसे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन जो भोजन प्रेमी हैं उनके लिए स्वर्ग बताते हैं। लेकिन इस चमक दमक और एलिट संस्कृति पर तंज भी कम नहीं हुए। दिल्ली जिमखाना से जुड़ा सबसे मशहूर व्यंग शायद लेखक और पत्रकार खुशवंत सिंह का है।
उन्होंने क्लब की संस्कृति और वहां के लाइफस्टाइल पर कटाक्ष करते हुए लिखा था, पिकल्ड इन रम, सिनफुल, जिनफुल, rum soaked men survive for 80 years and 10, and some of them, though very few, stay pickled till their 92. इन लाइनों में खुशवंत सिंह क्लब की उस दुनिया पर तंज कस रहे थे जहां शराब, पार्टियों और एलिट सोशल लाइफ लंबे समय से पहचान का हिस्सा रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि खुशवंत सिंह खुद भी दिल्ली की उसी एलिट दुनिया के चर्चित चेहरों में गिने जाते थे, इसलिए इसे एक तरह का सेल्फ रेफरेंशियल जोक भी माना जाता है। और शायद यही वजह है कि दिल्ली जिमखाना को हमेशा आकर्षण और आलोचना दोनों का केंद्र माना गया। साल 2020 में ये आलोचना एक कानूनी टिप्पणी के रूप में भी सामने आई। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT यहाँ पर जब सुनवाई हो रही थी, इस दौरान केंद्र सरकार ने क्लब पर आरोप लगाया कि वो अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। सरकार की ओर से कहा गया कि खेल और मनोरंजन को बढ़ावा देने वाला ये संस्थान व्यायामशाला से मधुशाला बन गया है। यानी सरकार का आरोप था कि क्लब अब खेल कूद से ज्यादा शराब, फाइन डाइनिंग और सामाजिक मेल मिलाप का केंद्र बन चुका है। हालांकि क्लब से जुड़े लोग इस सोच से सहमत नहीं हैं। केंद्र सरकार के ताजा आदेश पर देश की पहली महिला IPS अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली जिमखाना सिर्फ एक संपत्ति नहीं बल्कि देश की खेल और संस्थागत विरासत का हिस्सा है। यहाँ कई ऐतिहासिक टेनिस मुकाबले हुए हैं और इस जगह से कई पीढ़ियों की यादें जुड़ी हुई हैं। मैं 14 साल की उम्र से अमृतसर से आती थी खेलने। मेरी मेमोरीज 14 साल से जुड़ी हुई है जिमखाना क्लब से। इसलिए मुझे एक परेशानी हुई कि अब क्लब बंद हो जाएगी क्या। और उस 14 साल की उम्र में मैंने बहुत सारे टेनिस मैचेस वहां देखे, डेविस कप में मैचेस देखे, नेशनल चैंपियंस को विजय अमृतराज, रामानाथन कृष्णन, जयदीप मुखर्जी, प्रेमजीत लाल और सब प्लेयर्स आते थे। बड़ा जबरदस्त स्टैंड लगता था और नेशनल चैंपियनशिप्स यहाँ होती थी, इसलिए मुझे वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज हैं। और बाकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो है ही है, उसके पास रिसेप्शन सेंटर्स भी है। एक बहुत बढ़िया इकट्ठा होने का सेंटर है और बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स वहां आते हैं और सीनियर सिटीजन्स का लिए एक तरह का सेकंड घर बना हुआ है। इसलिए उस एंगल से, लेकिन अब फैसला ऑनरेबल कोर्ट्स करेंगे क्योंकि ये मामला कोर्ट्स में जाने वाला है, तो जो कोर्ट फैसला करे। वहीं पूर्व रॉ प्रमुख और क्लब के पूर्व अध्यक्ष AS दुलत ने कहा कि सदस्य सरकार के फैसले के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। क्लब के सदस्य नितिन वर्मा ने न्यूज एजेंसी NI से कहा कि मनगढ़ंत वजहों के आधार पर क्लब को बंद करने की कोशिश की जा रही है। I'm a retired army officer, so I understand security. What is there? There is nothing which is there. Only members come. Everybody is screened who's there. Even the Prime Minister's residence, we've coexisted for multiple years. From starting as a child, I've been coming here for 60 years. Nothing has happened, and now the Prime Minister's residence is also shifting. What security concern is there? Nothing has happened till now. I think this is just fictitious. इस मामले पर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद की भी प्रतिक्रिया आई है। अच्छा है यार, ये तो एलीट क्लास के लोग हैं, इनके बारे में मुझे गरीब आदमियों की बात करिए मुझसे। ये एलीट क्लास के लोग हैं, इनसे क्या होना है? जिमखाना से क्या हो रहा है? जिमखाना में क्या है? जिमखाना भाई ये एलीट क्लास लोगों के चोचले हैं, इसके अलावा कुछ है इसके अंदर? फिलहाल दिल्ली जिमखाना क्लब का संचालन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के 2022 के आदेश के तहत कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की ओर से नियुक्त एक जनरल कमेटी कर रही है। ये व्यवस्था तब तक लागू है जब तक निर्वाचित समिति कार्यभार नहीं संभाल लेती। अब मामला अदालत में है। एक तरफ सरकार है जो इसे सुरक्षा और प्रशासन का मुद्दा बता रही है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ दिल्ली जिमखाना को एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि राजधानी की सामाजिक, खेल और संस्थागत विरासत का हिस्सा मानते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली जिमखाना पर छिड़ी ये लड़ाई सिर्फ 27 एकड़ जमीन की नहीं है, ये उस एलीट दुनिया की भी कहानी है जो एक सदी से दिल्ली की सत्ता के बेहद करीब रही है। आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई हैं हमारे साथी सुप्रिया। मेरा नाम विकास वर्मा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो ललन टॉप को सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।